हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं। आज हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि है बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। और दूसरी बात कि सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लाइव नहीं होंगे, जो अपने काम में व्यस्त होंगे, वो भी लाइव आ जाएंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ टेट 2022 की तैयारी में, आज हमारा नेक्स्ट क्लास हो रहा है बुद्धि। बुद्धि से रिलेटेड हर एक टेट की परीक्षा में, एग्जाम में, या कह सकते हैं टेट के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ टेट की बात करें, या उत्तराखंड की बात करें, या रीट की बात करें, किसी भी स्टेट की टेट की बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और फिर क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो आप इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? तो जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं। सेशन स्टार्ट हो चुका है और सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। बाकी आज की टाइमिंग थोड़ी चेंज थी। बिल्कुल कार्तिक जी गुड मॉर्निंग, नंदिनी मैम बिल्कुल, और बबीता जी, अच्छा बिल्कुल, गणेश जी बिल्कुल, नंदिनी मैम सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज आपको बता दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग को। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा बुद्धि एवं बुद्धि के प्रकार। ठीक है, इसी में हम लोग हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार किसने कौन सी बुद्धि दी है, और बुद्धि के सिद्धांत जो दिए हैं किस मनोवैज्ञानिक दिए हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बुद्धि पर। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं बुद्धि की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बुद्धि की। सबसे पहली चीज हमने आपको बताया बुद्धि कैसे क्षमता है। बुद्धि कहां से आती है भाई? तो बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, मनुष्य की जन्मजात क्षमता है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है आपके लिए? बुद्धि क्या करती है? देखिए, अगर हमको कहीं जाना रहता है, सब कहते हैं ना अपना बुद्धि लगाओ, या हम कोई खाना डिश भी बनाते हैं, तो कब क्या कैसे डालना है वहां पे बुद्धि लगाते हैं। कोई समस्या आ जाती है, समस्या को हल करना है, तो वहां पे भी हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। किसी नए वातावरण में जाते हैं, वहां पे अपने आप को सामंजस्य यानी अपने आप को वहां पे समायोजित करते हैं, तो भी बुद्धि चाहिए रहता है। तो बुद्धि मानसिक क्षमताओं की, जो मानसिक योग्यताएं हैं, मानसिक जितनी योग्यता, उनके सेट को ही बुद्धि कहते हैं। चाहे आप मूर्त चिंतन करते हो, अमूर्त चिंतन करते हो, समस्या समाधान करते हो, स्मरण करते हो, वातावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित करते हो, हर जगह बुद्धि आएगी। तो जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं ना, उनके सेट को ही, उनके ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बातें समझ आई? चलिए, बिल्कुल घनश्याम जी गुड मॉर्निंग। समझते चलेगा, ठीक है, आप लोग समझते चलेगा। तो हम लोग बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि के बारे में बताया क्या? बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है भाई बुद्धि। ठीक है, चलिए, व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। ठीक है, क्षमता है। जितनी प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं, जितनी प्रकार की मानसिक योग्यताएं, अगर आप चल रहे हैं, आपको राइट मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है, अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो आपको बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, या क्या करना है, तो इसमें आपकी मानसिक योग्यताएं लगेंगी ना, तो वही भी हम क्या लगाएंगे? अपनी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? बुद्धि। यानी बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है और मानसिक योग्यताओं के सेट को ही कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति के मानसिक योग्यताओं, ठीक है, मानसिक योग्यताओं के सेट को कहते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यताओं के सेट मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, सेट को कहते हैं जो व्यक्ति को, ठीक है, बुद्धि अनेकों कार्य करवाती है। हम लेकिन इसमें से स्पेशली कुछ ही की बात करेंगे, जो मूर्त चिंतन प्रदान करती है। ठीक है, मूर्त चिंतन मतलब ठोस वस्तु के आधार पर चिंतन। अमूर्त चिंतन, ठीक है, क्या क्या करवाती है? अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान, सबसे बड़ा है भाई समस्या आती है ना, कहते लगाओ अपनी बुद्धि लगाओ। ठीक है, समस्या समाधान, सावधान। ठीक है, और वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना,
देखिए कॉमन सी चीजें बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें बुद्धि के द्वारा, लेकिन कुछ की बात कर रहे हैं। वातावरण, ठीक है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। आपको भी अगर कुछ पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वातावरण से सामंजस्य, सामंजस्य मतलब समझ रहे हैं ना, अनुकूलन करना, यानी वातावरण में अपने आप को ढालना, ठीक है, एडजस्टमेंट। वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। कौन करता है भाई? बुद्धि करता है, ठीक है। क्या करता है? बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में एक चीज आप जानिएगा, नोट कर लीजिएगा बुद्धि के बारे में। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जिन्होंने व्यक्ति विभिन्नता पर सबसे पहले अध्ययन किया था, जिन्होंने व्यक्ति विभिन्नता पर सबसे पहले अध्ययन किया था, उन्होंने ही बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल सभी लोगों को बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। किसने किया था भाई? व्यक्ति विभिन्नता का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? चलिए, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर फ्रांसीसी गाल्टन। इनका नाम क्या है भाई? सर फ्रांसीसी गाल्टन, ठीक है, फ्रांसीसी गाल्टन। पूछ सकता है कि कब किया था? कब किया था? तो 1885 में, 1885 ईस्वी में, ठीक है, 1885। बुद्धि शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग सर फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में किया, ये याद रखिएगा, ठीक है, ने किया। क्लियर है? तो ये बुद्धि के बारे में हो गया। देखिए बुद्धि क्या है? मानसिक जितनी योग्यताएं हैं, आप मस्तिष्क से जितने भी कार्य करते हैं ना, उसका नाम बुद्धि है। अब अगर सही बात है, आप कोई कार्य करते हैं तो भी बुद्धि लगाते हैं। आप कोई मूर्त चिंतन, कोई ठोस वस्तु के आधार पे, अगर आप कह रहे हैं कि आप कोई धावक हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, वहां पे भी आप बुद्धि लगा रहे हैं। तो बुद्धि हर जगह है। बिना बुद्धि के व्यक्ति क्या है? पशु के समान। वैसे ही लोग कहते हैं ना, जैसे बुद्धि नहीं है तो बिना बुद्धि के व्यक्ति या मनुष्य मानव क्या है? पशु के समान है। एक मनुष्य और एक पशु अलग कैसे होते हैं? उसका एकमात्र कारण है बुद्धि। बुद्धि की वजह से मनुष्य जो है पशु से अलग है। अगर बुद्धि नहीं होता तो हम लोग भी पशु के समान होते। देखिए बुद्धि नहीं रहता तो हम जो आपको बोल रहे हैं वो मुझे नहीं आता। कब कहां कैसे किसके साथ बोलना है, कब कहां कैसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, कब ऊंचे स्वर में बोलना है, कब नीचे स्वर में बोलना है, ये सारी चीजें आपको बुद्धि ही सिखाती है। क्या सिखाती है? बुद्धि, जो कि हम जन्मजात के साथ लेकर आते हैं, ठीक है। पूरी जिंदगी जीने के लिए बुद्धि जरूरी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बुद्धि नहीं तो जीवन नहीं। चलिए, अब बुद्धि से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं, कुछ परिभाषा की बात करते हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। क्लियर है? बातें समझ आई? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातें इतनी समझ में आई ना बुद्धि के बारे में आप लोगों को? चलिए, लग रहा है समझ में आया ही होगा, बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं बुद्धि के बारे में, समझिएगा। परिभाषा लेके चलने बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एक एग्जाम में पूछा है, समझिएगा। पहले हम लेते हैं वुडवर्थ का कथन। किसका कथन लेते हैं भाई? वुडवर्थ। वुडवर्थ जी आ गए। क्या बोला था इन्होंने? वुडवर्थ। इन्होंने क्या बोला था? सीधी सी बात है, बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। हम दुनिया की कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए मुझे बुद्धि चाहिए। तो वुडवर्थ का सबसे इजी कथन है क्या? बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, या बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। आप कोई कार्य करते हैं, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है, वो कौन बताता है? वो हमारा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि बताती है। टर्मन, ठीक है, टर्मन ने क्या बोला था? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी सब लोगों ने अलग अलग नाम दिया, लेकिन सबका मतलब एक ही निकलता है। यानी जो अमूर्त विचार आते हैं, यानी जो मूर्त रूप में नहीं होते हैं, उसको सोचने के लिए भी हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। ये कथन किसका है? टर्मन का। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वुडरो, वुडरो ने क्या कहा था? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। अगर हम ज्ञान अर्जन, देखिए ये बुद्धि की विशेषता भी आप समझते चल रहे हैं। अल्फ्रेड बीने, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने ने किया था 1905 में। आगे हम लोग समझेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड बीने ने बोला कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन शब्द? ज्ञान,
आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यानी बुद्धि जो है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना इन्हीं में सम्मिलित है। ये किसका कथन था भाई? अल्फ्रेड बीने का था। किसका था? अल्फ्रेड बीने का। स्पीयरमैन की बात करते हैं। चलिए स्पीयरमैन की बात करते हैं। द्विकारक बुद्धि के लिए जाना जाता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बुद्धि तार्किक चिंतन है, इजी सा है। इन्होंने बोला था कि बुद्धि क्या है भाई? बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि तार्किक। अच्छा ये शब्द पे मत जाइएगा, ये टाइपिंग की वजह से बुद्धि ऐसा लिखा है, बाकी आपको पता है बुद्धि को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो उस पर आप लोग मत जाइएगा। बुद्धि तार्किक चिंतन यानी हम बुद्धि तर्क लगाने का, तर्क चिंतन करने का नाम है। गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अब इनका भी कथन ले लेते हैं। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अगर हम कोई चीज पहचान रहे हैं तो भी वहां पे बुद्धि लगाते हैं, अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो भी वहां पे हम बुद्धि लगाते हैं। ये कथन था किसके अनुसार? ये था टर्मन के अनुसार। किसके था? टर्मन के अनुसार। बातें समझ में आई? सॉरी, गाल्टन के अनुसार। किसके अनुसार था? गाल्टन। क्लियर है ना? तो ये कथन जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कथन दिया था, बट हमने यहाँ पे जो कथन लेके आए हैं ये मोस्टली टेट की एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए हम आपको ये कथन दिखा रहे हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? इतना क्लियर है? तो अब हम लोग बढ़ते हैं बुद्धि की विशेषता। बुद्धि क्या क्या करवाती है, बुद्धि में क्या क्या चीजें निहित होती है। क्लियर है? बढ़ते हम लोग आगे। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। बुद्धि की विशेषता क्या है भाई? बुद्धि की विशेषता। चलिए बुद्धि की विशेषता के बारे में बात करते हैं। पहले ही अभी हमने बताया, पहले ही बताया बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन प्रदान करती है। पहला है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, बुद्धि क्या प्रदान करती भाई? अमूर्त चिंतन प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या करवाती है बुद्धि? समस्या समाधान का नाम क्या है? बुद्धि है। समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान का नाम बुद्धि है। अगर हम अपने आप को या हम किसी भी समस्या को हल कर रहे हैं, हम हल क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमने अपना इंटेलिजेंस लगाया है। समस्या समाधान का नाम बुद्धि है। क्लियर है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं बुद्धि तर्क करने, स्मरण करने, चिंतन करने। ठीक है, क्या क्या है भाई? तर्क करने, तर्क करने, स्मरण करने। अगर हमारे कोई स्मृति में चीज है, अगर हम उसको याद करने की कोशिश करते, जैसे हमने पूछा व्यक्ति भिन्नता का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, तो आप लोग याद कर लेना। इसमें भी आपको कौन हेल्प कर रहा है? आपकी बुद्धि कर रही है। ठीक है, बुद्धि तर्क करने, स्मरण करने, ठीक है, तर्क करने, स्मरण करने और वितर्क करने, वितर्क करने, अनुकूलन करने। ठीक है, क्या है? अनुकूलन करने का नाम है। ठीक है, यानी ये सब बुद्धि है भाई। बुद्धि की तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें अनुकूलन करने का नाम है। क्लियर है? बातें समझ में आई आप लोगों को? चलिए, बिल्कुल सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बुद्धि, बुद्धि नवीन ज्ञान, ठीक है, नवीन ज्ञान अर्जन करने की क्षमता का नाम है। ठीक है, क्षमता का नाम है। कैसे भाई? कैसे है? देखिएगा, हमने क्या बोला? जब आप कोई, जैसे मान लीजिए आप बुद्धि पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुद्धि के बारे में अगर आप कोई चीज पहली बार कर रहे हैं या आप किसी नए वातावरण में अपने आप को ढाल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो वहां से जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं ना, उस ज्ञान अर्जन करने का नाम भी क्या है? बुद्धि। देखिए, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा वो ज्ञान अर्जन करेगा। बुद्धि की क्षमता जिसकी जैसी होगी, जिसका आईक्यू ज्यादा होगा वो तेजी से ग्रहण करेगा, जिसका आईक्यू कम होगा वो शोक करेगा, लेकिन वहां पे आपका अर्जन वो करेगा ही करेगा। बातें समझ में आई? बातें क्लियर है ना? एक और भी देख लीजिएगा, जटिल समस्याओं, ठीक है, क्या है? जटिल समस्याओं को हल करने का नाम क्या है भाई? बुद्धि है। ठीक है, हल करने का नाम भी क्या है? बुद्धि है। तो ये ओवरऑल बुद्धि की विशेषता थी। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है? बुद्धि की विशेषता। इतनी बातें समझ आई बुद्धि के बारे में? चलिए अब लोग बुद्धि के सिद्धांत पे चलते हैं। ठीक है, बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत। अच्छा, सिद्धांत से पहले हम लोग बुद्धि के प्रकार पे आते हैं। किस पे आते हैं भाई? बुद्धि के प्रकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि के 3 प्रकार हैं।
बुद्धि के कितने प्रकार है? 3। 2 मनोवैज्ञानिकों ने बताया है बुद्धि के प्रकार, दोनों ने शब्द का हेर फेर किया है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। जैसे बात करें, थांडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं और गैरिट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, तो दोनों के अनुसार बताते हैं। पहली बात, बुद्धि के प्रकार कितने हैं भाई? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, बुद्धि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहला चीज नोट करिएगा, बुद्धि 3 प्रकार की है। तीनों में सबसे पहले हम बात करते हैं थांडाइक के अनुसार। थांडाइक के अनुसार इन्होंने भी 3 प्रकार ही बताए थे, और दूसरा हम बात करेंगे किसके अनुसार? गैरिट के अनुसार। ठीक है, गैरिट, समझिएगा इनका नाम, गैरिट के अनुसार। क्लियर है? गैरिट के अनुसार। तो ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा थांडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन में 3 थांडाइक का ऑप्शन दे देगा, एक अदर से दे देगा, या गैरिट का दे देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थांडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। सबसे जो पहली बुद्धि बताई थी वो बताई थी मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यानी यांत्रिक बुद्धि बोला था। सबसे पहली बुद्धि क्या थी भाई? यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, क्या है? यांत्रिक बुद्धि। इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इंग्लिश भी समझते रहिए। दूसरी जो बुद्धि बताई थी इन्होंने, अमूर्त बुद्धि बताई थी। क्या बताई थी? अमूर्त बुद्धि। और जो तीसरी बुद्धि थी वो क्या थी? सामाजिक बुद्धि। ठीक है, आजकल ये ज्यादा प्रचलित है, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि। सेम गैरिट ने पहला जो बुद्धि बताया था, इन्होंने बताया था क्या? मूर्त बुद्धि, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि की बात की थी इन्होंने। ठीक है, और जो दूसरा बताया था वही नाम था, अमूर्त बुद्धि, यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, अमूर्त बुद्धि। क्लियर है? और जो तीसरी थी वो सोशल इंटेलिजेंस, यानी वही नाम था क्या? सामाजिक बुद्धि। क्या था भाई? सामाजिक बुद्धि। अभी हम बताते हैं कि किसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, किसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, या किसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब इसके पहले इसका नाम समझिए, इसका नाम समझिए। यांत्रिक बुद्धि का मतलब ही है मूर्त बुद्धि। ठीक है, यांत्रिक बुद्धि को ही हम लोग मूर्त बुद्धि बोलते हैं। या देखिए, मूर्त और अमूर्त समझिए। मूर्त का मतलब होता है कोई चीज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और अमूर्त का मतलब होता है कोई चीज इतनी छोटी है कि स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। तो मूर्त को हम लोग स्थूल भी बोलते हैं, मूर्त को हम लोग स्थूल बोलते हैं, और अमूर्त को हम लोग सूक्ष्म बोलते हैं। तो ये स्थूल बुद्धि भी हो सकती है, बात समझिएगा। इसको हम लोग स्थूल बुद्धि भी बोल सकते हैं, और अमूर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बुद्धि भी बोल सकते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सूक्ष्म बुद्धि भी बोलेंगे। यांत्रिक बुद्धि का मतलब ही है मूर्त बुद्धि। यांत्रिक, देखिए हम लोग यंत्र जो होते हैं, यानी जैसे जो कारखाने में काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, यंत्रों से रिलेटेड काम करते हैं। अब जो यंत्रवन मतलब कि यंत्रों के आधार पे काम करना। अब जो यंत्र है वो आपके सामने है, आपके सामने स्पष्ट होंगे ना। ऐसा नहीं कि आप यंत्रवत काम कर रहे हैं और मन में सोचते हुए करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यंत्रवत काम करेंगे तो वो ठोस वस्तु आपके सामने होगी। इसीलिए यांत्रिक बुद्धि मतलब मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि मतलब मूर्त बुद्धि। इसी को हम लोग स्थूल बुद्धि भी बोलेंगे, और जो दूसरी बुद्धि अमूर्त बुद्धि है इसको हम सूक्ष्म बुद्धि भी बोलेंगे, और तीसरी है कि हमारी सोशल इंटेलिजेंस, यानी इसको हम बोलेंगे क्या? सामाजिक बुद्धि। क्लियर? ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये तीनों नाम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला यांत्रिक बुद्धि की तरफ चलते हैं। ठीक है, यांत्रिक बुद्धि किसकी बात करते हैं हम लोग? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि को आप लोग समझिएगा कि यांत्रिक बुद्धि का मतलब क्या है। इस यांत्रिक मतलब यंत्र से, यांत्रिक मतलब क्या है भाई? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि मतलब क्या है? यंत्र से। चलिए, इस बुद्धि का संबंध यांत्रिक कार्य, यानी इस, क्योंकि देखिए यांत्रिक है ना, यांत्रिक को आप यंत्र से लगाइएगा। ठीक है, यंत्र से। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों या मशीनों से होता है। ठीक है, मशीनों से होता है। सबसे पहली चीज, इसको व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। देखिए व्यवहार क्या होता है? हम कुछ भी बाह्य रूप से करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज बाह्य रूप से प्रकट करते, वही हमारा व्यवहार है। और हम जो यंत्रवत कार्य करेंगे, जो मूर्त बुद्धि लगाएंगे, वस्तु आपके सामने होगी। तो इसीलिए जो यांत्रिक बुद्धि है इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, समझिएगा। इसे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे व्यवहारिक, इसको नोट कर लीजिएगा, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, इसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तीनों प्रकार की बुद्धि अगर आपको समझना है ना, तीनों का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, तीनों का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा समझने से। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल हम यहां लिखेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे कारीगर, ठीक है, क्या है? कारीगर। जो कारीगर होते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, वो भी क्या है? वो हाथों से बनाते हैं।
बाह्य रूप से बनाते हैं, यानी यंत्र, देखिए यंत्रवत का मतलब है कि बाह्य रूप से कार्य करना। यंत्रवत मतलब ये भी नहीं है कि जो भी है आप मशीनी कार्य करें, जरूरी है नहीं, मशीनी कार्य तो आएगा। यंत्रवत मतलब बाह्य रूप से कार्य करना, यंत्रवत का मतलब है कि बाह्य रूप से कार्य। तो जो कारीगर हो गए आपके, मैकेनिकल हो गए, ठीक है, जो मैकेनिक है, यानी जो आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह बनाने जाते हैं तो जो मैकेनिक है उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? यांत्रिक। जो इंजीनियर है, समझिएगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, तो ये जो है इंजीनियर है, इनमें भी कौन सी बुद्धि पाई जाएगी भाई? इसमें भी यांत्रिक बुद्धि पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? यांत्रिक बुद्धि पाई जाएगी। क्लियर है बातें सुने? और जितने कारखानों में जो कार्य करते हैं, जैसे हम बात करें औद्योगिक कार्यकर्ता, ठीक है, औद्योगिक कार्यकर्ता, ये भी किस में आएंगे भाई? ये भी आएंगे यांत्रिक बुद्धि में। ये भी किस में आएंगे? यांत्रिक बुद्धि में। तो देखिएगा, जो यंत्रवत, जैसे एक एग्जांपल दें, आपने पहली बार, जैसे हम कैसे यांत्रिक बुद्धि लगाएंगे, समझिएगा। जैसे आपने पहली बार घड़ी खरीदा, एक एग्जांपल समझिएगा, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। आपने पहली बार घड़ी खरीदा, अब उसमें घड़ी का टाइम सेट नहीं है, घड़ी का टाइम सेट नहीं है, अब उसमें आप घड़ी का टाइम सेट करने के लिए किसी और घड़ी का मदद करेंगे ना। ऐसे थोड़ी याद आ जाएगा कि अभी कितना टाइम हो रहा है, आप किसी और घड़ी को देखकर फिर उसमें टाइम सेट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, आप उसमें जो बुद्धि लगा रहे हैं, आप उसमें जो बुद्धि लगा रहे हैं अपने घड़ी का टाइम सेट करने के, किसी और घड़ी को देखकर वहां पे आप यांत्रिक बुद्धि लगा रहे हैं। कौन सी बुद्धि लगा रहे हैं भाई वहां पे? यांत्रिक बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि क्लियर हुआ आप लोगों को? यांत्रिक बुद्धि क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा? जी बिल्कुल। जी देखिए, साइंटिस्ट में भी अलग अलग है। जैसे साइंटिस्ट में हम देखेंगे जो जो नई नई चीजों का इन्वेंट करते हैं, खोज करते हैं, वो भी आ जाएंगे इसमें। जो इंजीनियर है ना, जैसे जो इंजीनियर आएंगे, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग होते हैं, मैकेनिकल अलग होते हैं, आईटी सेक्टर में अलग होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इंजीनियर जो मैकेनिक, जो यांत्रिक कार्य करते हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियर मतलब तो सारे टाइप के आ जाएंगे ना। तो यांत्रिक बुद्धि आपकी क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, बिल्कुल भूमि मैम को क्लियर है, बिल्कुल नंदिनी मैम भी आज जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या? मूर्त बुद्धि। किसकी तरफ बढ़ते हैं? अमूर्त बुद्धि। यही मूर्त बुद्धि थी, इसी को हम लोग मूर्त बुद्धि बोलेंगे। ये सब मूर्त बुद्धि लगाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो समस्या का समाधान करते हैं, वो समस्या इनके सामने होती है, ठोस रूप में होती है, प्रत्यक्ष रूप में होती है, इसलिए ये लोग क्या लगाते हैं? मूर्त बुद्धि लगाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त बुद्धि की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते भाई? अमूर्त बुद्धि। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? चलेगा, चलिए। इसमें प्रतीकों, देखिए अमूर्त मतलब कल्पना करने से, अमूर्त मतलब कल्पना, यानी अब व्यक्ति जो चीज उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोच सकता है। यानी जो वस्तु उसके सामने, जो समस्या उसके सामने नहीं है, उस समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति क्या लगाएगा भाई? व्यक्ति वहां पे लगाएगा अमूर्त बुद्धि लगाएगा। क्या लगेगा भाई वहां पे? अमूर्त बुद्धि। तो इसमें प्रतीक हो गए, ठीक है, प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों का प्रयोग होता है। इसमें प्रतीकों, शब्दों, अंकों एवं सूत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है, सूत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है, सूत्रों का प्रयोग होता है। क्लियर है? चलिए, इसमें समस्या कल्पना के आधार पर, ठीक है, कल्पना के आधार पर हल होती है। इसमें समस्या कल्पना के आधार पर हल होती है। जैसे कि हमने फिर बताया आपको, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी जो कहानी वो एग्जाम्पल करेगी। जैसे हम बात करें वकील, पहले आप लोग समझिएगा, ठीक है, क्या आ गए आपके? वकील आ गए। वकील में क्या आ गए? डॉक्टर आ गए। अब देखिए, डॉक्टर में भी लोग पूछते हैं, अगर वो सर्जन है, अगर डॉक्टर वो सर्जन है, जैसे जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो जब ऑपरेशन करेंगे तो वहां पे मूर्त और अमूर्त दोनों काम आ जाएगा। समझिएगा मेरी बात। जैसे जो ऑपरेशन करते हैं तो कैंची वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो वो एक यंत्रवत कार्य हो गया ना। लेकिन उसको हल करने से पहले वो सोच के करते हैं ना कि हमको पहले ये प्रोसीजर अपनाना है, फिर दूसरी बार हमें ये अपनाना है पहले। तो यानी जो डॉक्टर होते हैं उनमें अमूर्त और मूर्त दोनों पाया जाएगा। बात समझ आई? इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। वकील, डॉक्टर हो गए, दार्शनिक हो गए, चित्रकार हो गए, गणितज्ञ हो गए, ठीक है, डॉक्टर हो गए, दार्शनिक, चित्रकार,
देखिए चित्रकार कैसे हैं, वास्तुकार। जो ये कलाकार होते हैं जब नए नए चित्र बनाते हैं, देखो कलाकार तो दो होते हैं, एक कॉपी पेस्ट करते हैं देख कर बनाते हैं, और एक जो होते हैं वो अपने मन से, जैसे जो कवि हैं, जो कवि जो भी रचनाएं होती है, कविताएं होती है, उसका रचना करते हैं, वो अपनी कल्पना के आधार पे करते हैं, वो किसी का रटा रटाया नहीं करते। जैसे जो कवि होते हैं या जो लेखक होते हैं, उनकी जो रचनाएं होती हैं वो अपने कह सकते हैं कल्पना के आधार पे बनाते हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगे भाई, वो भी आ जाएंगे अमूर्त बुद्धि में, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे शिक्षक किस में आएगा तो आप क्या बताएंगे? कोई अगर आपसे पूछे कि शिक्षक किस में आएगा तो क्या बताएंगे भाई आप लोग, बताइएगा। अगर कोई आपसे पूछे शिक्षक किस में आएगा तो क्या बताएंगे, मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग, जितने भी लोग लाइव हैं। शिक्षक किस में आएंगे? अमूर्त में। चले बिल्कुल, कुलदीप ने बताया अमूर्त होगा, अनुग जी ने भी बताया अमूर्त होगा, और कोई बताए? जी बिल्कुल, सामाजिक नहीं भाई, समाज में मत रखिए शिक्षक को, शिक्षक को सामाजिक में मत रखिए, ठीक है। शिक्षक किस में आ जाएगा भाई? अमूर्त वाले में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अमूर्त बुद्धि में, ठीक है। शिक्षक अगर एक बात बताएं, एक अगर ऐसे बात बोले, शिक्षक में सब कुछ होता है, मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि सब पाया जाता है, लेकिन 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 जो शिक्षक होता है अपने छात्रों को, देखिए जैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे आगे कैसे विकास करेंगे, बच्चों को कैसे समझाना है, ये आप पहले से रणनीति बना के चलेंगे ना, एक अमूर्त चिंतन करके चलेंगे ना। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वही फिक्स होगा, लेकिन आप एक पहले से कल्पना के आधार पे कार्य करेंगे ना, तो शिक्षक में भी क्या होगा। अब वकील क्या है, वकील ने कैसे अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी? वकील के पास आप जाते हैं अपनी समस्या लेकर, तो वकील को पहले से पता रहता है कि हमको ऐसे करना है या ये करना है, हमको फिर ये सबूत जो भी पेश करना है, अलग अलग चीज, तो वो पहले से सोचे रहते हैं। देखिए जिसमें हम कोई चीज देख कर ना करें, अपने आप सोच कर अपनी कल्पना के आधार पर करते हैं, वो हो जाती है क्या? अमूर्त बुद्धि। सबसे अलग है आपकी सोशल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत प्रचलित है, जैसे राजनेता हो गए, धार्मिक नेता हो गए, जो भाषण देने वाले हो गए, जितने ऐसे हैं जो समाज से कांटेक्ट में रहते हैं, जो सामाजिक कार्य करता है, वो किस में आ जाएंगे भाई? वो आ जाएंगे सामाजिक बुद्धि, इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। ये हमेशा समाज से रिलेटेड बातें करते रहते हैं, क्लियर है? चलिए, यानी यह बुद्धि सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले, ठीक है, यह बुद्धि सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले एवं व्यवहार में कुशल व्यक्तियों में पाई जाती है, ठीक है, व्यक्तियों में पाई जाती है, क्लियर है? पाई जाती है। देखिए जितने भी नेता है, प्रधान है, मुख्यमंत्री, सब की बात करें, सब किस में आ जाएंगे भाई? सब आ जाएंगे सामाजिक में, ठीक है। राजनेता, क्लियर है ना, समझ में आए? ये हमेशा अपना वहां पे सामाजिक बुद्धि लगाते हैं। व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, ठीक है, राजनेता, यहां पे हो गया राजनेता भी, और सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? सामाजिक कार्यकर्ता। देखिएगा, समझिएगा, जो लोगों को कन्विंस कर सके, जैसे आप जो व्यवसायिक हैं, यानी जो दुकानदार हैं, उनमें कैसे बुद्धि पाई जाएगी? सामाजिक। उनके दुकान पे आप जाएंगे, वो आपको ऐसे कन्विंस कर देंगे बातों में, यानी वो अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से आपसे बताएंगे कि आप उनकी बात मान लेंगे। वही काम आपके राजनेता भी करते हैं, वही काम, यानी जो अपनी बातों को, यहाँ पे हमने क्या बोला ना, यह बुद्धि सामाजिक कार्य में रुचि लेने वाले और व्यवहार में कुशल व्यक्ति में पाई जाती है। ये व्यक्ति इतने कुशल होते हैं कि अपनी बातों को लोगों तक कन्विंस करा के ही रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। इसको आप लोग नोट करिएगा, बातें समझ आई? चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले बुद्धि के सिद्धांत पे। अगला हमारा टॉपिक क्या है? बुद्धि का सिद्धांत। तो अभी बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। सबसे प्राचीन बुद्धि, ठीक है, पहली बुद्धि हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहली बुद्धि है, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है? बुद्धि का एक खंड, एक तत्व, एक कारक का सिद्धांत। ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। पहली बात, प्राचीन सिद्धांत। देखिए, बुद्धि सिद्धांत में आपको क्या जानना है? पहली चीज, बुद्धि का वो सिद्धांत किसने दिया और उस सिद्धांत का मतलब क्या, यही दो चीज जानना है। तो
इसके प्रतिपादक कौन है भाई? अल्फ्रेड बीने। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है अल्फ्रेड बीने। ठीक है, कौन है? अल्फ्रेड बीने, जिन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था बीने ने, साइमन की मदद से। प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने। चलिए समझिएगा, अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहला बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनका कहने का मतलब है बुद्धि में केवल एक तत्व है। अभी हम लोग क्या पढ़े? बुद्धि में अनेक तत्व है ना, लेकिन जो मनोविज्ञानी जैसा बोला उसके अनुसार में कार्य करना पड़ेगा। जो अल्फ्रेड बीने थे उन्होंने बोला था कि बुद्धि में केवल एक तत्व पाया जाता है, बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। यानी अगर कोई बच्चे को गणित पसंद है तो उसे सिर्फ गणित ही पसंद होगा और कोई सब्जेक्ट वो पसंद नहीं कर सकता। अगर किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी में रुचि है तो वो किसी और सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले सकता। यानी व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ये अल्फ्रेड बीने के अनुसार है। अभी हम लोग तो मानते हैं बुद्धि में अनेक योग्यताएं होती हैं, लेकिन अल्फ्रेड बीने ने माना था बुद्धि में क्या होती है? सिर्फ एक प्रकार की योग्यता होती है। ठीक है, ठीक है, इसे एक घटक का सिद्धांत भी कहते हैं, नोट लिख कर लीजिएगा। इसे एक घटक का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है? एक घटक का सिद्धांत। ठीक है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। समझिएगा, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या है? निरंकुशवादी। क्यों है भाई निरंकुशवादी सिद्धांत? अच्छा, किसने बोला था ये भी ध्यान रखिएगा। इसे निरंकुशवादी, ध्यान रखिएगा, जॉनसन ने बोला था। किसने बोला था? जॉनसन ने बोला था। जॉनसन ने बोला। क्यों बोला भाई? क्यों बोला? देखिए, अंकुश लगा रहा है ना कि अगर आपको एक ही चीज पसंद है तो आप किसी और चीज को नहीं पसंद करते। अगर व्यक्ति, यही बात हो गया, अगर आप राइट में जा रहे हो तो आप राइट में ही जाएंगे, आप किसी और दिशा में नहीं मुड़ सकते। ये देखिए, जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी क्यों बोला? क्योंकि जॉनसन ने तर्क रखा कि अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो वो इतिहास में भी अच्छा हो सकता है, भूगोल में भी अच्छा हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति में केवल एक बुद्धि पाई जाती है, इसीलिए इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। किसने बोला था? जॉनसन ने बोला था। ठीक है, बिल्कुल एलआईसी वालों के पास भी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है जी। बिल्कुल लीलाधर जी, शाब्दिक बुद्धि तो पाई जाएगी, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार भी क्लियर करेंगे। तो समझ में आया एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, यानी इसमें कहने का मतलब है अल्फ्रेड बीने का कि मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है सबका जिम्मेदार सिर्फ एक बुद्धि है। एक बुद्धि, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। अगर हम समस्या समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं तो एक बुद्धि नहीं लगेगा। इसलिए इसको निरंकुशवादी सिद्धांत बोला था। किसने बोला था? जॉनसन ने बोला था। इतनी बातें क्लियर हुई? क्लियर हुई? क्यों? इसका रीजन भी, अगर आपसे पूछा जाए निरंकुशवादी क्यों बोला, क्योंकि आप बोल दीजिएगा कि अगर व्यक्ति को गणित पसंद है तो उसको इतिहास भी पसंद हो सकता है। अगर व्यक्ति डांस करने में अच्छा है तो व्यक्ति गाना भी अच्छा गा सकता है। एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं होती। क्लियर है? अब बढ़ते हैं द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, द्विकारक, व्यक्ति में दो प्रकार, द्विकारक कहिए या दो खंड कहिए। ठीक है, दो खंड कहिए या दो तत्व कहिए। ठीक है, दो तत्व कहिए। इसके सिद्धांत के प्रतिपादक, चलिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बताइएगा आप लोग, अगर पता है तो अच्छी बात है, बताइएगा। इसके प्रतिपादक कौन है भाई? स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन। इन्होंने बोला था व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कौन कौन सी भाई? व्यक्ति में दो कारक पाए जाते हैं, दो खंड, दो तत्व, दो कारक का सिद्धांत। ठीक है, दो कारक का सिद्धांत। अच्छा, कौन कौन सी पाई जाती है? इन्होंने दो चीज बोला था। एक बोला था जी कारक, ठीक है, जनरल फैक्टर यानी सामान्य कारक। क्या बोला था भाई? सामान्य कारक। और जो दूसरा था वो स्पेसिफिक यानी एस कारक था। क्या था भाई? एस कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। ठीक है, क्या था भाई? विशिष्ट कारक। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आप जी कारक को जन्मजात से लगाइएगा और एस कारक को क्या लगाइएगा? विशिष्ट से लगाइए। किससे लगाएंगे? विशिष्ट से। तो याद रखिएगा द्विकारक का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और इसको भी जानते रहिएगा ये क्या है? ये जन्मजात है, जन्मजात है। और ये क्या हो जाएगा भाई? ये अर्जित है, ये अर्जित है। अच्छा, कैसे होगा? देखिए थोड़ा मेरी बात समझिएगा। पहले तो जन्मजात कारक होगा, जैसे चलना, हम चल रहे हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये हमारी जन्मजात क्षमता है, हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति चलने के थ्रू जो उसका जी कारक है, इसी को व्यक्ति या बच्चा और इंप्रूव करके धावक बन जाए, यानी दौड़ने वाला अच्छा जिम्नास्ट बन जाए,
या अगर हम नॉर्मल बोल रहे हैं, अगर हम संगीतज्ञ बन जाए, हम अच्छा गाना गाने लगे सुर में, तो वो कौन सी बुद्धि में चली जाएगी? विशिष्ट कारक में आ जाएगा। वो कौन सा रहेगा? क्योंकि बोलना तो हमारी जन्मजात क्षमता है। अब हम संगीत सीख जाए, हम धावक बन जाए, अन्य विशिष्ट जो भी योग्यता उसको हम प्राप्त कर लेते हैं अपने वातावरण से, तो वो आ जाएगा एस कारक में। किसमें आ जाएगा? यस कारक में। अब इसके लिए एक चीज समझिएगा, एस कारक तभी होगा जब आपके पास जी कारक होगा। अरे भाई, जब हम बोलते नहीं रहेंगे तो हम गाना कहां सिखाएंगे? तो याद रखिएगा, एस कारक उतना ही अच्छा होगा, एस कारक उतना ही अच्छा होगा जितना कि जी कारक होगा। यानी एस कारक पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? आपके जी कारक पे। यानी जी कारक जितना प्रबल होगा, एस कारक भी उतना ही प्रबल होगा। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई। चलिए अगले पे पढ़ते हैं, बहुकारक सिद्धांत। चलिए, बहुकारक सिद्धांत कहिए या मात्रा का सिद्धांत, पहली चीज हम पढ़ते हैं इनके प्रतिपादक। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? जल्दी बताइएगा आप लोग। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये पेज भी जा रहा है यहां से। इसके प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा। द्विकारक भी इन्होंने दिया था, त्रिकारक भी इन्होंने दिया था। जितने लोग हैं लाइव समझिएगा, त्रिकारक सिद्धांत की बात करें तो भी स्पीयरमैन ने ही बताया था। त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने 1911 में दिया था। अच्छा, तीन कारक कौन कौन से थे भाई? सामान्य था, समझिएगा, सामान्य था, विशिष्ट था, और जो तीसरा था सामान्य विशिष्ट का मिला हुआ, यानी समूह कारक था। क्या था भाई? समूह कारक। यही तीन बताया था इन्होंने। ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा था। तो त्रिकारक सिद्धांत के लिए भी कौन जाने जाते हैं? स्पीयरमैन जाने जाते हैं 1911 में। बातें समझ में आई आपको? बातें समझ आई? यानी सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और समूह कारक। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति में बुद्धि की बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती है। व्यक्ति में एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती है। इसके प्रतिपादक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक, यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन है भाई? अच्छा, इसको मात्रा का भी सिद्धांत कहते हैं। मात्रा का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इसको याद रखिएगा, ठीक है? कौन है भाई? थॉर्नडाइक। चलिए, थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि व्यक्ति में बहुत सारी बुद्धि की योग्यताएं पाई जाती है। यानी व्यक्ति में केवल एक नहीं होती है, दो नहीं होती, तीन नहीं होती है, व्यक्ति में अनेक प्रकार की यानी बुद्धि से संबंधित योग्यता पाई जाती है। क्लियर है? बातें समझ में आई? चलिए, अच्छा, इसको और भी नाम से जानते हैं, प्रजातांत्रिक बुद्धि सिद्धांत। प्रजातांत्रिक बुद्धि सिद्धांत ये किसने बोला था? ये जॉनसन ने बोला था। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है? जॉनसन ने बोला इसको, प्रजातांत्रिक सिद्धांत बोला। देखिएगा, शिक्षा में प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, ये वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जैसे बहुकारक, बहुत से कार्य, जैसे अगर हम एक मुट्ठी भर बालू उठाएं तो उस बालू में कितने कण होंगे? आप गिन सकते नहीं। तो बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे एक परमाणु अनेक परमाणु होते हैं, या इसे बालू का भी सिद्धांत कहते हैं। बातें समझ में आई? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बालू का सिद्धांत, अलग अलग नाम इसका कर लीजिएगा। बालू का सिद्धांत, क्यों बालू का सिद्धांत पर हमने बता दिया ना, बालू का सिद्धांत बोलते हैं इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है? परमाणुवादी सिद्धांत। अच्छा, इसका मतलब तो समझ गए ना कि व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। आणविक बुद्धि का सिद्धांत, आणविक मतलब अणु से है, ठीक है? आणविक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है? इसको बुद्धि का सिद्धांत। क्लियर है? बुद्धि का सिद्धांत। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होगी मेरी बात, और अगर थोड़ी बहुत आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंड किया कि तीन प्रकार की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। अब बात कर समूह कारक, ठीक है? चौथी, ये हमारी तीसरी बुद्धि हो गई यहाँ पे, ये चौथी है समूह कारक सिद्धांत, ठीक है? कौन है? समूह कारक सिद्धांत। पहली चीज, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है थर्स्टन। कौन है भाई? थर्स्टन। नाम याद रखिएगा सबसे पहला। इसके प्रतिपादक कौन है? ऐसे भी पूछ सकता है, 7 प्राथमिक बुद्धि किसने दिया? व्यक्ति में 7 प्राथमिक बुद्धि पाई जाती है, यह किसने दिया? तो यह दिया किसने? थर्स्टन ने। कैली भी एक मनोविज्ञानी जो उनकी मदद कर रहे थे। तो याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत। क्लियर है? क्या है? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था, ठीक है? बातें सुनिए। चलिए, इसको इन्होंने क्या बोला? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है? क्या बोला? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। यानी इन्होंने
जब जब इन्होंने कह सकते हैं थर्स्टन ने जब बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें 13 तत्व बताए थे। टोटल कितने तत्व बताए थे बुद्धि में? 13, लेकिन उसमें से 7 को इन्होंने प्राथमिक माना था। यानी इन्होंने, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इन्होंने 7 वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 7 प्राथमिक समूह, ठीक है, बताएं, ठीक है, 7 प्राथमिक समूह बताएं। ये समूह किससे रिलेटेड है भाई? ये बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड? बुद्धि से। वर्तमान में 7 प्राथमिक समूह बताएं। अब ये 7 प्रकार की बुद्धि क्या थी? अब ये 7 प्रकार की बुद्धि क्या थी उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्स्टन ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, 7 प्राथमिक बुद्धि, यानी प्राथमिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं कौन? थर्स्टन। स्टार्टिंग में 13 बताया था, 13 तत्व बताए थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो 7 प्राथमिक समूह बताए, प्राथमिक बताए 7। तो वो 7 तो कौन से थे इसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 7 बुद्धि का नाम। शाब्दिक अर्थ क्षमता, दूसरा शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानीय यानी दैशिक बोलते हैं इसको, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मरण क्षमता, प्रत्यक्षात्मक। हिंदी आती है, हिंदी को ही एक्सप्लेन करते हैं और कुछ नहीं है इसमें हिंदी को ही हम लोग एक्सप्लेन करते चलते हैं। शाब्दिक क्षमता, ऐसे व्यक्ति जो शब्दों के अर्थ को बहुत तेजी से समझते हैं, यानी शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता पाई जाती है। शब्द हो गया, वाक्य हो गया, लोगों की भाषा को समझने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, भाषा समझने की क्षमता। शाब्दिक अर्थ क्षमता यानी सामने वाला क्या बोल रहा है, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो थर्स्टन के अनुसार आपके अंदर शाब्दिक अर्थ क्षमता पाई जाती है। बातें समझ आई? शब्द के अर्थ को समझने की क्षमता, नाम से लगिएगा, शब्द के अर्थ को समझने की क्षमता, ये भी एक बुद्धि है भाई। सामने वाला क्या बोल रहा है, आप उसको निगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी एक प्रकार की बुद्धि है, समझने की क्षमता। अच्छा, अब आप लोग शब्द समझ गए, अब आपको बोलना पड़ेगा। जिनमें शब्द प्रवाह क्षमता, ऐसे व्यक्ति जिनमें बोलने की क्षमता यानी बहुत लय से, प्रवाह से, कब, कहां, कैसे, क्या बोलना है, अगर आपको ये आता है तो थर्स्टन अनुसार आपके अंदर शब्द प्रवाह क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शब्द प्रवाह क्षमता। मेरी बातें समझ आई? शब्द प्रवाह क्षमता, चलिए बिल्कुल, शब्द प्रवाह क्षमता समझ गए ना? बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता। अच्छा, अब बात करते हैं स्थानिक दैशिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्थानिक या दैशिक का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कल्पना करने की क्षमता। जिस व्यक्ति के अंतर कल्पना करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है उसमें स्थानीय या दैशिक बुद्धि। ये आपको भी हार्वर्ड गार्डनर में मिलेगा, ये आपको हार्वर्ड गार्डनर में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, कल्पना करने की क्षमता, ठीक है। चलिए बात करते हैं आंकिक क्षमता, अंकों को समझने की क्षमता, ठीक है, जो गणित में माहिर होंगे, अंकों को समझने की क्षमता, ठीक है, समझने की क्षमता। देखिए मेरी राइटिंग आप लोग समझते चलेगा भाई, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी नहीं लिखवाएंगे तो फिर सारी चीजें कैसे कवर होगी। तर्क क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ठीक है, तर्क वितर्क करने की क्षमता, वितर्क करने की क्षमता। बात करते हैं यहाँ पे स्मरण क्षमता, जो चीजों को जल्दी याद कर लेता है। अगर किसी ने कोई चीज देखा है, कोई चीज पढ़ा है, अगर हम उससे पूछते हैं क्या तुम्हें उस चीज के बारे में पता है, अगर उसके अंदर स्मरण करने की क्षमता तीव्र है, यानी वो चीजों को जल्दी से रिमाइंड कर ले रहा है, तो उसमें थर्स्टन के अनुसार स्मरण बुद्धि पाई जाती है, यानी स्मरण करने की क्षमता। प्रत्यक्षात्मक, इसको समझिएगा थोड़ा, प्रत्यक्षात्मक, चीजों को प्रत्यक्षण करने की। जिस ऐसे व्यक्ति अगर वो चीजों को प्रत्यक्षण करने में गति, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हम आपसे कोई चीज पूछे तो आप उसके बारे में तुरंत जवाब दें, उस चीज को आप सोच के तुरंत बताएं, ऐसा नहीं कि अभी पूछना आप बताएं बाद में। तो चीजों को प्रत्यक्षण जितने तेजी से कर सकते हैं, प्रत्यक्षण मतलब अपने सामने से है, ठीक है, बात सुने, यानी चीजों को, समस्याओं को या वस्तुओं को जितने गति से, जितने तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता होगी वो हो जाएगी क्या? प्रत्यक्षणात्मक बुद्धि। बातें समझ में आई आप लोगों को? चलिए बिल्कुल मैम को बता दीजिएगा आप लोग क्लास का टाइम, बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए मैम। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला जी, गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड, इनका नाम पूरा क्या है भाई? ये जेपी गिलफोर्ड है, जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, या कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है त्रिविमी, तो गलत मत करिएगा, ठीक है। बुद्धि में 3 आयाम होते हैं, बुद्धि में 3 आयाम होते हैं, इनके अनुसार बुद्धि में
3 आयाम होते हैं, यानी जो बुद्धि है वो 3 चीजों से होके गुजरती है। पहली क्या थी भाई? पहला था विषय वस्तु, दूसरा था संक्रिया और तीसरा था उत्पाद। ठीक है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। कैसे है समझिएगा, हम अपनी बुद्धि कैसे लगाते हैं, कैसे? पहली बुद्धि समस्या समाधान करने की, तर्क करने की, वितर्क करने की क्षमता है। पहली बात कि आपके सामने एक समस्या आई, क्या आई? समस्या। समस्या आई तो समस्या आपकी मूर्त रूप में हो सकती है, चित्रात्मक हो सकती है, अलग अलग रूप में हो सकती है, जो भी समस्या आपकी। तो समस्या आई यानी वो विषय वस्तु हो गया। अब उस समस्या को आप हल करते हैं, हल करना हो गया संक्रिया, और अगर समस्या हल हो जाती है तो वो हो जाता है आपका उत्पाद। उत्पाद मतलब क्या हो जाता है? रिजल्ट। तो देखिए जो विषय वस्तु है, जो विषय वस्तु वो अलग अलग रूपों में हो सकती है, जो विषय वस्तु वो अलग अलग रूपों में हो सकती है। यानी विषय आपकी आकृति के रूप में हो सकती है, आकृतिक के रूप में हो सकती है, विषय आपकी सांकेतिक रूप में हो सकती है, यानी जो आपकी विषय वस्तु है, जो समस्या है वो सांकेतिक हो सकती है, या जो समस्या वो शाब्दिक हो सकती है। क्या हो सकती है? शाब्दिक हो सकती है, या जो समस्या वो व्यवहारिक हो सकती है। क्या हो सकती है? व्यवहारिक। क्लियर है? बातें समझ में आई? अब इस समस्या को हल करने के लिए देखिए, संक्रिया मतलब क्या है? समस्या को हल करना। समस्या हल करने में जो हमारे मस्तिष्क में क्रियाएं होती है, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, उसे ही हम संक्रिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा, समस्या देखिए, जैसे हमने बोला ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसका परिमाप निकालो। तो ये जो त्रिभुज है ये विषय वस्तु किस में आ जाएगी? आकृति के रूप में आ जाएगी। किस रूप में आ जाएगी? आकृति के रूप में। अगर यही हम बोलकर शब्दों के माध्यम दे देंगे तो शाब्दिक के रूप में आ जाएगी। कोई व्यवहारिक क्रिया हो जाएगी तो व्यवहारिक के रूप में आ जाएगी। तो अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्रिया। संक्रिया हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने संज्ञान के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने स्मृति के द्वारा हल कर सकते हैं, हम उसका अभिसारी चिंतन के द्वारा कर सकते हैं। समझिएगा, अभिसारी चिंतन के थ्रू हम संक्रिया कर सकते हैं, या अपसारी चिंतन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन आएगा, और हम लास्ट में या हम मूल्यांकन के थ्रू भी हम संक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? मूल्यांकन के थ्रू। बातें क्लियर हुई? मूल्यांकन के थ्रू। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ ना? अब देखिए, जैसे हमने बोला समस्या आकृति के रूप में हुई, समस्या को हल करने के हमने अपना संज्ञान लगाया, समस्या को हल करने के लिए हमने क्या लगाया? अपना संज्ञान। चलिए, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली। चलिए इसको हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे आकृतिक हो गया, सांकेतिक हो गया, शाब्दिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, संज्ञान हो गया, स्मृति हो गया, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। देखिए ये जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी में है। ठीक है, इनके जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी है। और अगला क्या है? रूपांतरण है। और लास्ट में हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? कितने? टोटल 4 है। कितने हैं भाई? 4। इसको थोड़ा समझिएगा, हम ये क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 5 है, और यहाँ पे ये 6 है। ठीक है, 1 2 3 4, एक और है निहितार्थ है। क्या भाई? निहितार्थ। चलिए देखिए, समझिएगा मेरी बात। एक क्वेश्चन आया था ऐसे कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति में बुद्धि के कितने तत्व पाए जाते हैं? व्यक्ति में बुद्धि के तत्वों का समूह कितना है? तो याद रखिएगा 120 था। क्या था? 120। कैसे आप लोग बताएंगे 120? चलिए, किसी को पता है? तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ना भाई। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीनों का संयोग। चलिए कैसे आया देखिएगा, समझिएगा। हाँ, जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत का, यानी बुद्धि के जो तीनों रूप थे, तीनों आयाम थे, उनका संयोग रूप, उनका मिक्स रूप कितना है? 120। कैसे आया देखिएगा, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा। 4 ये हो गए, 4 आपकी विषय वस्तु हो गई। इसको हल करने के कितने तरीके हैं? 5। और जो आपके रिजल्ट बनेंगे वो इस रूप में बनेंगे, ये 6। 4 पंजे 20, क्या हो गया? 120। तो जब इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया था उस समय बुद्धि में टोटल कितने थे? 120 थे तत्व। लेकिन फिर इन्होंने संशोधन किया था। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन्होंने संशोधन किया था। ठीक है, क्या किया था? इन्होंने संशोधन किया था। चलिए
इन्होंने संशोधन किया था तो 150 हो गया था, और वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितना 180 है। कैसे, थोड़ा समझिएगा मेरी बात। अब पहले एक लाइन समझिएगा। जैसे हमें विषय वस्तु हमारी आकृतिक रूप में, हमारे पास जो समस्या वो आकृति के रूप में है, ठीक है, हमारे पास जो समस्या आकृतिक रूप में, अगर इस समस्या को हल करने के हम अपना संज्ञान लगाते हैं, या इसको हल करने के हम अपनी स्मृति लगा सकते हैं, या इसके हल में हम अपना पूर्व ज्ञान लगा सकते हैं, या इसके हल के लिए हम नवीन ज्ञान लगा सकते हैं, या इसके हल के लिए मूल्यांकन लगा सकते हैं। अब ये जो हल होगा, जैसे ये त्रिभुज ही होगा, अगर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस फॉर्म में आता है, वर्ग के फॉर्म में आता है। अगर इसकी हमने इकाई इसका परिमाप पूछ लिया तो परिमाप के फॉर्म में आएगा। अगर दो चीजों के भी संबंध के रूप में आ सकता है, प्रणाली के रूप में आ सकता है, रूपांतरण के रूप में आ सकता है, नियतांक। तो ये थे जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए देगा विषय वस्तु, दूसरा दे देगा संक्रिया, तीसरा दे देगा व्यवहारिक, और चौथा देगा उत्पाद। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा। बुद्धि में इन्होंने जो बुद्धि के खंड किए थे तो तीनों का संयोग था 120, अगर फिर बाद में क्या हो गया था 150। पता है 150 कैसे हुआ था? थोड़ा आप ऐसे नॉलेज के लिए जानते रहिएगा। जो आकृति थी, ठीक है, आकृति दो रूप में हो गई थी, एक दृश्य और एक श्रव्य। जो आकृति वाली थी वो दृश्य और श्रव्य में हो गई थी, तब ये हो गया 5, तब ये हो गया 5, 5 चौक 20, और यहाँ पे 5 5 25, 25 संख्या हो गया आपका 150 हो गया। फिर यहाँ पे जो स्मृति थी, स्मृति दो प्रकार में हो गई थी, स्मृति धारण और स्मृति चिंतन। तो यहाँ पे 5, 6 और 6 वो हो जाएगा आपका 180। वर्तमान में 180 है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपका 120 वाला पूछ सकता है। क्लियर है? बातें समझ आई? इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो कहीं भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल पूछिएगा। अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हमें कुछ सिद्धांत हमें जानने हैं, कुछ सिद्धांत हमें सब जानने हैं। प्रतिदर्श का सिद्धांत, या प्रतिमान का सिद्धांत, या न्यायदर्श का सिद्धांत, या इसे नमूना का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नमूना का सिद्धांत। नमूना वर्ड से आप लोग जान जाएंगे, नमूना का सिद्धांत। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा, जितने भी लोग लाइव हैं आप लोग। प्रतिपादक कौन है? जे थॉमसन। इनका एग्जाम्पल सुनिए। नमूना का सिद्धांत, कभी कभी जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, दाल खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने चाहते हैं, अगर आप एक बोरी चावल लेना चाहते हैं, एक बोरी दाल लेना चाहते हैं, समझिएगा मेरी बात, तो आप ऐसा है क्या, आप चेक करना चाहेंगे ना कि दाल सही है या खराब, तो आप ऊपर से ही उठाएंगे। समझिएगा, पूरी बोरी में आप सिर्फ ऊपर के कुछ दाने उठा के खा के चेक करेंगे ना कि सही है खराब, आप पूरी बोरी को तो नहीं चेक करेंगे ना। तो कभी कभी जब हमारे पास समस्या आती है, उस समस्या के हम सिर्फ नमूने मात्र से, नमूना समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा उसका हिस्सा निकालना, उस समस्या के नमूने मात्र से ही हम पूरे का आकलन कर सकते हैं। जैसे हम लोग घरों में चावल पकाते हैं, जब चावल बन जाता है तो हम लोग पूरे चावल को चेक करते हैं क्या कि पक गया है, कि ऊपर के एक दो चावल लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं, अगर पक गया है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ पूरा चावल पक गया है। तो यही है क्या कि कभी कभी जब हमारे पास समस्या आती है तो समस्या के प्रतिदर्श से या समस्या के नमूने से ही हम पूरे समस्या का आकलन कर सकते हैं। यही कहना था किसका? जे थॉमसन का। इनको याद रखिएगा, ये मेरी बात है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं लेवल 1। ठीक है, ऐसे करके आता है लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, कुछ सिद्धांत मुझे लग रहे हैं आपको नए होंगे यहाँ पे, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉनसन है। कौन है भाई? जॉनसन। ठीक है, अमेरिका के थे ये जॉनसन है। अच्छा, सेम कहानी है, सेम कहानी। लेवल 1 मतलब कौन सी बुद्धि? जन्मजात बुद्धि, जो हमारी जन्मजात क्षमता होती है। लेवल 2 मतलब अर्जित बुद्धि, कुछ नहीं है इसमें। लेवल 2 मतलब क्या है भाई? अर्जित बुद्धि है। ठीक है, क्या है? अर्जित बुद्धि। फिर बात करते हैं बुद्धि का क तथा ख का सिद्धांत। बुद्धि क का सिद्धांत क्या है? ये किसने दिया था? हैब ने दिया था। किसने दिया था? हैब। का मतलब सेम कहानी है। कौन सी बुद्धि? जन्मजात बुद्धि। ठीक है, जन्मजात क्षमता है। ठीक है, जन्मजात क्षमता है। और ख मतलब अर्जित क्षमता है। क्या है भाई? अर्जित क्षमता है। ठीक है, क्या है? अर्जित क्षमता। क्लियर है? बातें समझ में आई आप लोगों को? चलिए देखिए, जो भी जी बिल्कुल अनुमान लगाना कह सकते हैं, बिल्कुल घनश्याम जी, अनुमान लगा के हम पूरी चीजों का आकलन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने लोग लाइव हैं आप लोग, अगर जो भी चीजें बताई जा रही हैं आप लोग प्लीज उसको समझते हुए चलिएगा।
ठीक है। और अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं सीजी टेट की, तो आप पूरे क्लास में बने रहिए। जैसे कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, देखिए कुछ जो भी 7-8 दिन बचे हैं उसमें आप अपने आप को एकदम फ्री रख लीजिए, और घर से, परिवार से, हर एक चीज से फ्री रखिए खुद को, ताकि आपका ध्यान सिर्फ आपके फोकस यानी आपके एम पर हो, आपका फोकस सिर्फ आपके एम पर हो। तो ये देखिए, ये कुछ सिद्धांत है जिनको जानना था। अब हम बढ़ते 1-2 सिद्धांत और है यहाँ पे। तरल एवं ठोस बुद्धि, चलिए इसको धारा प्रवाह का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? तरल एवं ठोस, समझ रहे ना, धारा प्रवाह का सिद्धांत, ठीक है, धारा प्रवाह का सिद्धांत। क्लियर है? अच्छा, जो लोग लिख रहे हैं ना, समझिए वो लोग बहुत ही चालाक है। एक तो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और समझ भी रहे हैं, और लिख भी रहे हैं। 4 क्रियाएं साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल, लिख कर कोई भी कार्य करते तो हमारा बहुत अच्छा सिद्ध होता है। इसे धारा प्रवाह का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, इसके प्रतिपादक कौन है भाई? इसके प्रतिपादक है हमारे फेमस से आरबी कैटल। इसके प्रतिपादक कौन है भाई? आरबी कैटल। तो प्रतिपादक लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रतिपादक आरबी कैटल। अच्छा, हम अभी तक जो आपको बता रहे हैं कि जन्मजात बुद्धि या अर्जित बुद्धि, ये आप समझ रहे हैं ना कि जब हमारे पास समस्याएं आती हैं उसको हल करने के लिए हम अपनी जन्मजात क्षमता का प्रयोग करते हैं, हम कोई बाहर से ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो जन्मजात बुद्धि में आएगा। और जब समस्या को हल करने के लिए हम वातावरण से सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो वो आ जाएगा कि आपका वो हो जाएगी अर्जित बुद्धि में। अच्छा, इनको थोड़ा जो जन्मजात अर्जित दोनों समझाते हैं। देखिए, तरल बुद्धि किसमें पाई जाएगी? तरल बुद्धि जिसमें पाया जाएगा, और ठोस बुद्धि, समझिएगा, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। कैसे? तरल बुद्धि सेम कहानी है। इस ये कौन सी क्षमता से रिलेटेड है? ये जन्मजात से है। और ठोस बुद्धि अर्जित से। ये क्या है? अर्जित से। अब हम आपको थोड़ा बताते हैं, समझिएगा। अगर हमने बच्चे से पूछा, एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हमने बच्चे से पूछा कि बताओ छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, अगर हमने पूछा बच्चे से कि बताओ छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो क्या इसका जवाब बच्चा अपनी जन्मजात क्षमता से देगा कि अर्जित? बिल्कुल, ये चीजें ये जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, सभी जगह की जो राजधानी वो किसी ने सीखा, कोई बताएगा, सिखाएगा तब ना वो सीखेगा, तब ना वो बताएगा। तो ये किसमें आ जाएगा? ये अर्जित कारक में आ जाएगा। जैसे हमने बच्चे से पूछा, बताओ वर्ग का परिमाप का सूत्र बताओ, वर्ग के परिमाप का सूत्र बताओ, वर्ग के परिमाप का सूत्र बताओ। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये बच्चा कैसे बताएगा? ये बच्चा सीखा होगा ना अपने वातावरण से। तो यहाँ पे सारा बच्चा जो बताएगा वो ठोस बुद्धि होगी, उस बच्चे में ठोस बुद्धि होगी। लेकिन अब बात करते हैं तरल बुद्धि। जैसे एक हम आपको पैटर्न देते हैं, देखिएगा पैटर्न। जैसे ये एक बॉक्स है, बॉल यहाँ पे रखा है, फिर अगला जो बॉक्स है बॉल यहाँ पे रखा है, फिर तीसरा जो बॉक्स है बॉल यहाँ रखा है। तो हम पूछेंगे कि बताओ चौथे में बॉल कहाँ रखाएगा? तो इस प्रश्न का हल करने के लिए उसे कहीं बाहर से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये उसकी जन्मजात क्षमता है कि पहले इस कोने में था, फिर इस कोने में गया, फिर इस कोने में, तो अब बॉल आ जाएगा इस कोने में। तो ऐसा अगर व्यक्ति हल करता है तो उसमें जन्मजात बुद्धि यानी तरल बुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती? सिंपल सी बात है, जो हम वातावरण से सीख कर हम नहीं बताते, मतलब जो अपने आप से बताते हैं जन्मजात क्षमता से, वो तरल बुद्धि हो जाएगा। और जो हम वातावरण से सीख कर बताते हैं वो हो जाएगा क्या? ठोस बुद्धि। तो हमने जो आपको एग्जाम्पल बताया ना, उसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया उसको आप लोग पक्का नोट करिएगा, नोट करेंगे तभी समझ आएगा। अब बात करते हैं आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, ये अगला सिद्धांत है आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसे बुद्धि का अनोखा सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे बुद्धि का अनोखा सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अनोखा सिद्धांत। ठीक है, इसे हम अनोखा सिद्धांत की आश्चर्य है, जब आश्चर्य होगा तो अनोखा ही होगा। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, इसके प्रतिपादक कौन है भाई? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, सैमुअल ब्लूम, ब्लूम है भाई, ब्लूम जी है। इन्होंने आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्लियर है? अच्छा, इसमें यही बताया था कि जब हम कभी कभी कोई नई जानकारी, यूनिक चीजों को सीखते हैं तो वहां पे आश्चर्यजनक बुद्धि आ जाती है। क्लियर है? इनका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। बढ़ते अगले की तरफ। ठीक है, अभी हम लोग हार्वर्ड गार्डनर पे भी आएंगे। बुद्धि का त्रिचापी, त्रितन, त्रिघटकी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना लीजिए। जितने लोग लाइव हैं सबकी बात कर रहे हैं, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा कि बुद्धि का त्रिचापी। अच्छा, नाम में अंतर समझिएगा। अभी हम लोग त्रिआयामी पढ़े यानी त्रिविमी पढ़े, ये त्रिचापी है या त्रितंत्र है या त्रिघटकी सिद्धांत है।
ये अलग है और वो अलग था। बात सुनिए। तो अगर हम पहली बात करते हैं इसके प्रतिपादक की, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, प्रतिपादक, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट बनाइएगा भाई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रतिपादक, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अच्छा, नाम से पता चल रहा है ना, त्रिचापी। क्या है? त्रिचापी। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने बताया था बुद्धि में 3 घटक पाए जाते हैं। कितने घटक? 3। अच्छा, इनकी एक बुक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बुक इनकी, वो भी लिख लीजिएगा, बियॉन्ड आईक्यू। इनकी बुक का नाम है बियॉन्ड आईक्यू। इनकी बुक है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बियॉन्ड आईक्यू। अब इन्होंने जो 3 आयाम बताए थे, सॉरी आयाम नहीं, त्रितंत्र, त्रिआयाम आपके जेपी गिलफोर्ड हो जाएंगे। इन्होंने जो 3 तंत्र बताए थे, वो 3 तंत्र यहाँ पे आपके सामने, घटकी बुद्धि या विश्लेषण बुद्धि, अनुभविक बुद्धि या सृजनात्मक, सांदर्भिक या व्यवहारिक। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से बुद्धि का प्रकार नहीं है। बुद्धि का प्रकार नहीं, ऑप्शन दे देगा घटकी बुद्धि, दूसरा दे देगा अनुभविक बुद्धि, तीसरा देगा सांदर्भिक और चौथा देगा संज्ञानात्मक। तो आपको क्या लगाना है वहां पे? संज्ञानात्मक लगाना है। तो सबसे पहला आपको नाम याद रखना होगा, घटकी बुद्धि विश्लेषण। इसको समझने का अर्थ यही है कि हम सब, देखिए, बुद्धि समस्या को हल करने का नाम बुद्धि है। अगर आपके पास समस्या आती है, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार अगर आप उस समस्या को खंडों में, टुकड़ों में बांटते हैं, समस्या को अलग अलग करते हैं, क्योंकि समस्या हल करने के बहुत सारे चरण होते हैं ना, समस्या को पहचानना, समस्या संबंधी जानकारी इकट्ठा करना, समस्या का विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, प्रयोग करना, मूल्यांकन करना। तो घटकी बुद्धि यानी विश्लेषण बुद्धि में क्या होगा? समस्या को हम या खंडों में विभक्त करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे भाई? समस्या को, ठीक है, समस्या को खंडों में, ठीक है, समस्या को खंडों में विभक्त करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे। विश्लेषण मतलब अलग अलग करना, ठीक है, विभक्त करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे। अब अनुभविक और सृजनात्मक, अगर समस्या को हल करने के लिए हम अपना अनुभव या उसमें हम कोई नई चीजें लगाते हैं, सीधी सी बात, हिंदी अर्थ से जाइएगा आप लोग। किससे जाएंगे आप लोग? हिंदी अर्थ से, वहीं से कार्य हो जाएगी। व्यक्ति पूर्व अनुभव या खोज, सृजन है ना, पूर्व अनुभव या खोज के, ठीक है, पूर्व अनुभव या खोज के आधार पर समस्या हल करता है, आधार पर समस्या हल करता है। देखिए, सीधी सी बात है, थोड़ा आप समझिएगा, बुद्धि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। अगला है सांदर्भिक है ये भाई, सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। अगला क्या है? सांदर्भिक या व्यवहारिक। इसमें व्यक्ति क्या करता है? व्यवहारिक, दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करता है, ठीक है, क्योंकि सांदर्भिक का मतलब ही होता है जो हमसे जुड़ा हुआ। जैसे आपको पेडागॉजी में मिलेगा ना कि बच्चों को प्रश्न कैसे देने चाहिए, सांदर्भिक या गैर सांदर्भिक। तो सांदर्भिक यानी बच्चों से संबंधित होना चाहिए। सांदर्भिक का मतलब होता है कि वो जिससे भी संबंधित हो, ठीक है। तो सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि में इसमें दिन प्रतिदिन की समस्याएं क्या होती है? हल होती है, ठीक है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं हल होती हैं, ठीक है, हल होती हैं। क्लियर है? दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं हल होती हैं। बातें समझ में आई आप लोगों को? चलिए, जी बिल्कुल घनश्याम जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग क्लियर है ना? इतना क्लियर है प्रदीप जी? क्योंकि अगला जो सिद्धांत है वो इस बुद्धि चैप्टर के सिद्धांत का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अभी तक जितना हमने आपको बताया, जरा मुझे आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है जी। देखने में लग गया होगा बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुविध बुद्धि सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, बुद्धि में बहुत आयाम होते हैं, बुद्धि अनेकों प्रकार की होती है। तो इसके प्रतिपादक कौन है भाई? प्रतिपादक सबसे इंपॉर्टेंट, इसके प्रतिपादक है हमारे फेमस से, जो कि पर डे आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन है भाई? अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हार्वर्ड
गार्डनर। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? देखिए, बहुबुद्धि कहें, बहुविध बुद्धि कहें, ठीक है, बहुविध बुद्धि कहें या मतलब बुद्धि में अनेकों तत्व होते हैं, ये कहें तो सबका मतलब एक ही है। तो इसके प्रतिपादक कौन है भाई? हावर्ड गार्डनर है। इसके प्रतिपादक कौन है? हावर्ड। अच्छा, इनकी बुक है, ये बुक है इनकी, ये हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये बुक है। बुक क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं हमारे प्यारे से हावर्ड गार्डनर जी। क्लियर है? फ्रेम्स ऑफ माइंड यानी द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसकी बुक है? ये हावर्ड गार्डनर की बुक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तो एनसीईआरटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के थ्रू इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। एनसीईआरटी के थ्रू इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में, क्लियर है, वर्तमान में कितनी है? 9 प्रकार की बुद्धि है। वर्तमान में कितनी प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने? 9 प्रकार की। क्लियर है? तो अब हम लोग एक एक बुद्धि को समझते चलते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आदिवासी जी ने बताया 2018 में आता, बिल्कुल भाई 2022 में भी आ जाएगा, 2022 में भी आ जाएगा, बस आप लोग मन लगा के लगे रहिए। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बहुत सरल है इनका सिद्धांत, इनका सिद्धांत बहुत सरल है। आपको हम पहले एक चीज बता रहे हैं कि इन्होंने जो 9 प्रकार दिए, 9 नहीं माननी 8, आठों का नाम आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि के सिद्धांत में से एक नहीं है। तो सबसे पहले आपको 8 नाम याद होना चाहिए, और नाम एकदम सिंपल है भाई। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहली जो बुद्धि है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि है, दूसरी है तार्किक बुद्धि, तीसरी है संगीतात्मक बुद्धि, चौथी स्थानिक या दैशिक बुद्धि हो जाएगी, पांचवी जो हो जाएगी हमारी, ठीक है, पांचवी जो बुद्धि हो जाएगी वो पांचवी जो बुद्धि है वो शारीरिक गति संवेदी हो जाएगा, छठवां हो जाएगा अंतरावैयक्तिक, सातवां हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक, आठवां हो जाएगा प्रकृतिवादी, और जो लास्ट है, लास्ट वाला हो जाएगा क्या? अस्तित्ववादी। क्या हो जाएगा भाई? अस्तित्ववादी। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक बुद्धि, यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें भाषा की पकड़ अच्छी होगी, सीधी सी बात है, ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जिनमें भाषा की पकड़ अच्छी होगी। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट एग्जांपल से बताएं तो आप समझिएगा, या हम लिख देते हैं, भाषा की पकड़ अच्छी होती है। ठीक है, पकड़ अच्छी होती है। इसको समझने का एकमात्र तरीका बस एग्जांपल, और कुछ नहीं। हम आपको बार बार कह रहे हैं इसका एग्जांपल, जैसे हो गए कौन? कवि हो गए, लेखक हो गए, ठीक है, आपके न्यूज रिपोर्टर हो गए, ये सारे लोग। और अगर आपको और भी किसी को कोई एग्जांपल पता हो, अच्छा 1 मिनट आप लोग रुके रहिएगा। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल शॉर्ट में ही बताएंगे, शॉर्ट में। हमको बस एग्जांपल याद रखना है। हमको क्या याद रखना है भाई? एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, तो कवि हो गए, लेखक हो गए, रिपोर्टर यानी पत्रकार हो गए, ठीक है, ये रिपोर्टर यानी आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पत्रकार हो जाएंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पे। वकील भी आ जाएंगे, वकील, अरे वकील तो सबसे फेमस है, सामने वाले को ऐसा घुमा देंगे अपनी बात में कि हम तो सोचते रहेंगे कि ये हमसे बुलवाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जो वकील हो गए, ठीक है, और व्याख्याता हो गए, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? इनमें पाई जाएगी शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। तार्किक बुद्धि, जिनमें तर्क करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, जो तर्क वितर्क कर सकते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें तार्किक बुद्धि यानी तर्क वितर्क करने की बुद्धि पाई जाती है। बातें समझ नहीं? यानी तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, इन सब में पाई जाएगी। तो ये बुद्धि कौन लगाएगा? बताइएगा भाई, इसमें कौन कौन से आएंगे? गणितज्ञ आ जाएंगे आपके, ठीक है, इंजीनियर आ जाएंगे, दार्शनिक भी इसमें आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि तर्क की बात किया है, तर्क मतलब यहाँ पे चिंतन की बात क्या है, तो चिंतन जो जो लगाएगा, ठीक है, चिंतन जो जो लगाएगा उनकी बात करेंगे। दार्शनिक आ गए, दार्शनिक आ गए, जितने नोबेल पुरस्कार विजेता है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये सारे लोग आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में अलग अलग पाते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, संगीत की पकड़ जिनमें अच्छी होती है, जैसे आपके आगे कौन कौन हो जाएंगे भाई? गीतकार हो गए, जितने आपके इंस्ट्रूमेंट वादक हैं, यानी तबला वादक, बांसुरी बजाने वाले, सब आ जाएंगे इसमें, सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तबला वादक,
ठीक है, गिटार वादक, गिटार बजाने वाले सब आ जाएंगे इसमें, क्योंकि सबका संबंध किससे है भाई, सबका संबंध संगीत से है। किससे है भाई, संगीत से, ठीक है। तबला वादक, सितार वादक, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे आपके संगीत। स्थानिक बुद्धि, देखिए स्थानिक बुद्धि थर्स्टन में भी था ना, स्थानीय यानी दैशिक बुद्धि का मतलब है जिनमें कल्पना करने की क्षमता होती है, कल्पना करने की क्षमता, ठीक है। अपनी कल्पना के आधार पे समस्याओं को क्या करते हैं, हल करते हैं। इसका भी हमको सीखना है, क्या एग्जाम्पल से ही सीखना है। इसको भी हम लोग कैसे सीखना है, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग कंप्लीट करते चलते हैं एग्जाम्पल से ही, ठीक है। मूर्तिकार आ जाएंगे आपके इसमें, कौन आएंगे भाई, मूर्तिकार, जो नए नए तरीके की मूर्तियां बनाते हैं, कि कितने अलग अलग यूनिक बनाते हैं नए नए डिजाइन के, तो वो सारे आ जाएंगे। मूर्तिकार आ जाएंगे आपके इसमें, वास्तुकार आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है, वास्तुकार। अच्छा, एक इसमें आता है नौचालक, इसमें कौन हो जाएगा भाई, नौचालक भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यानी नौचालक समझ रहे हैं, जो नाव को चलाते हैं, जब पानी में जाते हैं तो उनको मैप वगैरह उनके पास थोड़ी होता है, वो अपनी कल्पना के आधार पे अनुमान लगाते हैं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, हम किधर जाएंगे तो हमको कहाँ पहुंचना है, ये सारी चीजें। यानी जितने भी नौचालक हैं उनमें भी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। और पायलट भी आ जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके, पायलट। पायलट में भी आ जाएगी स्थानीय यानी दैशिक बुद्धि, पायलट में भी क्या आ जाएगी, स्थानिक या दैशिक बुद्धि आ जाएगी। क्लियर है जी, बिल्कुल। शिल्पकार भी इसमें आ जाएंगे, करेक्ट है, बिल्कुल। आप लोग को भी जो पता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम मोस्टली वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट होगा, तो आप भी कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बातें समझ में आई। चलिए अगले हम पढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्या है, शारीरिक गति संवेदी, जिनको अपने शरीर पे पकड़ अच्छी होगी, ठीक है, जिनको अपने शरीर में पकड़ अच्छी होगी, तो जो जिनमें ऐसी बुद्धि जो शारीरिक क्षमता से रिलेटेड होती है, जैसे इसमें आ जाएंगे धावक आ जाएंगे, घुड़सवार आ जाएंगे, रेसर आ जाएंगे, जितने जिम्नास्ट होते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम वाले होते हैं। अच्छा, इसमें आपके अभिनेता भी आ जाएंगे, इसमें आपके नृत्य, ठीक है, नृत्य यानी डांसर भी आ जाएंगे इसमें। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, शारीरिक गति संबंधी, यानी अपने शरीर पे कंट्रोल करने संबंधी बुद्धि पाई जाती है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे, जितने अभिनेता अभिनेत्री हैं, जितने कलाकार हैं, ठीक है, कलाकार जो हैं इसी में आएंगे, कलाकार यानी अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और हमने क्या बताया, धावक आ जाएंगे, धावक, नृत्य करने वाले आ जाएंगे, नृत्य वाले, यानी ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे। जैसे आपके जो जिम वगैरह करते हैं वो लोग भी इसमें ही आ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ आई। अच्छा, जो डॉक्टर में जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर में जो सर्जन होते हैं, देखिए जो सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, सारा खेल उनके हाथ का ही होता है। थोड़ा सा कैंची इधर उधर हुआ, कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म हो जाएगी। तो जो सर्जन होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, मुक्केबाज होते हैं, निशानेबाज होते हैं, सब किस में आ जाएंगे, आपके शारीरिक गति संवेदी में आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए जी, बिल्कुल जी, अभिनेत्री डांसर, करेक्ट है भाई, सब लोग आ जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले, अंतरा व्यक्ति आ गया भाई। चलिए, किसी को अगर कंफ्यूजन है बात समझिएगा, अंतरा व्यक्ति, अंतर व्यक्ति, ये है देखिए, अंतरा है यानी इंट्रा है, क्या है ये भाई, ये इंट्रा पर्सनल है, और ये अंत है, ये क्या है, इंटरपर्सनल है। क्या है भाई, इंटरपर्सनल है, क्या है ये, इंटरपर्सनल। नाम से समझिएगा, जैसे यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिएगा, जब देखिएगा, थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पे इंट्रा और इंटर की बात करें, जब दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच की बात आएगी, जब या दो से अधिक लोगों के बीच, अभी इसका मतलब क्या होता है हम बताते हैं, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बात आएगी, वहां पे कौन सी बुद्धि लगाएंगे हम लोग, ये वाली बुद्धि लगाएंगे, यानी अंतर व्यक्ति बुद्धि, इंटरपर्सनल, एक दूसरे से, इंटर मतलब एक दूसरे से, इंटर मतलब एक दूसरे से, और अंतरा में क्या होता है, स्वयं से होता है। क्या होता है, स्वयं से। अंतरा मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी इसमें बेचारा व्यक्ति क्या होगा, अकेले ही होगा, इसमें व्यक्ति क्या होगा, अकेले होगा, कोई नहीं होगा। तो समझिएगा, अंतरा व्यक्ति, इंट्रापर्सनल व्यक्ति अपने आप को जानता है, अपने वास्तविकताओं जानता है, व्यक्ति स्वयं के बारे में अच्छे से जानता है, तो यानी अपनी क्षमताओं को पहचान सकता है कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविकता क्या है, तो उस व्यक्ति में पाई जाती है इंट्रापर्सनल बुद्धि पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? अंतरा व्यक्ति बुद्धि पाई जाती है। लेकिन व्यक्ति सामने वाले जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो हम उनको देख के समझते हैं, अच्छा इनके मन में ये चल रहा है, इनकी मनोवृत्ति ये है, इनका विचार ये है, इनको ये पसंद है। तो सामने वाले के बारे में अगर हम जानते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब बात होती है तो वो हो जाता है क्या? अंतः व्यक्ति, यानी इंटरपर्सनल हो जाता है। देखिए इंट्रा मतलब अकेले, इंट्रा मतलब अकेले, और इंटर मतलब क्या होता है? दो लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? दो लोग। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल। तो जितने भी इसके एग्जाम्पल समझिएगा, जितने भी संत है, ठीक है, जितने भी संत है, महात्मा है, ठीक है, जितने भी संत है, महात्मा है, दार्शनिक है, जो दर्शन शास्त्र में बिलीव रखते हैं, जो आध्यात्मिक नेता है, ठीक है, आध्यात्मिक क्या है भाई? आध्यात्मिक नेता, ठीक है, आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता। देखिए जो आजकल के साधु महात्मा उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कई वर्षों तक कह सकते हैं कि पहाड़ों पे जाके बहुत सालों तक अपना व्यतीत करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो उनमें एक ऐसी शक्ति, उनमें एक ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो वास्तव में हम देखिए सब लोग कहते हैं ना कि हमें अपने बारे में पता है, वो एक्चुअली पता नहीं है। अब वास्तव में क्या है इसकी जानकारी अगर आप देखें तो संत, महात्मा, दार्शनिक, आध्यात्मिक, इन लोगों में ये बुद्धि पाई जाती है, अंतरा व्यक्ति। अब आते अंतः व्यक्ति, सामने वाले के मनोभाव समझने आना। दुकान पे चले गए, आपको कौन सा कपड़ा पसंद है दुकानदार को पहले पता चल जाएगा, तुरंत पता, आपकी एक्टिविटी से दुकानदार को पता चल जाएगा, यानी उस दुकानदार में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? अंतः व्यक्ति बुद्धि पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? अंतर। तो पहली बात इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं जो आपके बहुत कॉमन है, ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं। मनोवैज्ञानिक, ठीक है, क्या है? साइकाट्रिक्स हो गए यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, ठीक है, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, कार्यकर्ता यहाँ पे इसको भी समझिएगा, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे आपके यहाँ पे, परामर्शदाता हो जाएंगे आपके, राजनीतिक भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है, राजनीतिक, और दुकानदार तो है ही भाई, दुकानदार तो समझिएगा, व्यवसायिक वाले, व्यवसाय से संबंधित जितने भी लोग आएंगे इसमें, ठीक है, विक्रय अधिकारी लिख लेते हैं यहाँ पे, विक्रय अधिकारी, ठीक है, क्या है? विक्रय अधिकारी। इनमें पाया जाएगा क्या? अंतर्व्यक्ति। देखिए हम लोग जब मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो हम अपनी बातें बताते हैं, वो समझ जाता है कि हाँ हमें क्या तकलीफ है या हमारे में कौन सी ऐसी बातें चल रही है जो हमें परेशान करिए, वो सारी चीजें समझ जाएंगे। अब आठवीं जो बुद्धि है, जिनको प्रकृति से प्रेम है, जिनको प्रकृति से प्रेम है, प्रकृतिवादी, जिनको प्रकृति से प्रेम है भाई, कौन कौन? किसान आ जाएंगे, ठीक है, शिकारी हैं यहाँ पे, शिकारी हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे भाई? शिकारी, ठीक है, पर्यटक, जो जगह जगह जाते हैं घूमने, पर्यटक, वनस्पति वैज्ञानिक आ जाएंगे इसमें, वैज्ञानिक में कौन से आ जाएंगे? वनस्पति शास्त्री यानी वनस्पति वैज्ञानिक आ जाएंगे, जिनको प्रकृति से प्रेम है भाई, वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक। तो ये प्रकृतिवादी है भाई, ये क्या है? प्रकृतिवादी है। चलिए तो अभी क्लियर हो गया ना? जी बिल्कुल, वनस्पति, चलिए बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आया ना? तो जो प्रकृतिवादी हैं ये हमारे सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है, पक्षी विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, ये सब आ जाएंगे। चलिए जो नौवा जो एक्स्ट्रा ऐड किया था वो अस्तित्ववादी बुद्धि थी। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब है जो संसार की वास्तविकताओं को जानते हैं, संसार, ठीक है, बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है हमारा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, संसार के वास्तविकताओं को जानना, ठीक है, संसार के वास्तविकताओं को जानना, वास्तविकताओं को जानना और उसके प्रति चिंतित रहना, और क्या है? उसके प्रति चिंतित रहना, ठीक है, चिंतन करना, चिंतित रहना मतलब उसके प्रति चिंतन करना, ठीक है, प्रति चिंतन करना। एक एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दिया था, नौवा, इसका हम लोग क्या समझते हैं? एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है क्योंकि इसको हम किसी में रख नहीं सकते, ये हर व्यक्ति कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? चिंतक होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? चिंतक। क्लियर है? क्लियर है? बातें समझ आई? चलिए ठीक है, अब कुछ नाम जानते रहिएगा। चलिए हमने बताया था ना
आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है तो अब्राहम मैस्लो है जिन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकता बताई थी। लेकिन पदानुक्रम सिद्धांत यानी क्रमिक महत्व का सिद्धांत की बात करें तो ये बुद्धि का सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक जानते रहिएगा, ये कौन है, नाम जानना जरूरी है। प्रतिपादक है बर्ट तथा वर्नन, ठीक है, कौन है? बर्ट तथा वर्नन। क्लियर है, ये इसके प्रतिपादक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। क्या है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल? कैरोल ने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। कैरोल ने बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, ठीक है। कैरोल इनका नाम ही है, यानी जॉन बी कैरोल नाम था इनका, ठीक है। कौन है? जॉन बी कैरोल। इन्होंने बुद्धि के 3 स्तर बताए थे, सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और संकीर्ण स्तर की बात किया था, ठीक है। क्या बताया था? सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और संकीर्ण स्तर। क्लियर है, बात समझिए। जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है इसमें भी इन्होंने प्राथमिक और सामूहिक और विशिष्ट योग्यता की बात की थी। इसमें जो पदानुक्रमिक सिद्धांत में 3 था, यहाँ पे 3 था। पहला तो जो था प्राथमिक था, ठीक है, क्या था? प्राथमिक। दूसरा था जो सामूहिक बुद्धि की बात किया था और तीसरा विशिष्ट बुद्धि की बात किया था, ठीक है। विशिष्ट जैसे सामान्य कारक, इसको सामान्य भी समझिएगा, प्राथमिक न करके इसको सामान्य समझिएगा। तो सामान्य, सामूहिक और विशिष्ट 3 नाम दिए थे इन्होंने पदानुक्रम में, यानी सामान्य बुद्धि, फिर विशिष्ट बुद्धि और इन दोनों का मिला जुला बुद्धि यानी सामूहिक बुद्धि। क्लियर है, बातें समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, हाँ, समझने में अलग लगता है, इसीलिए इस दोनों के लिए, ठीक है वृंदा जी, इसके लिए आप बस ध्यान रखिएगा, इंग्लिश पे जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा हिंदी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में दिया है, देखा है कि जज इसको उल्टा कर देते हैं। आप इस क्वेश्चन की हम आपको स्पेशली बोल रहे हैं सभी को कि जो अंतर व्यक्ति अंतरा व्यक्तिक है, इसके लिए आप क्या करिएगा, आप इसकी इंग्लिश जाइए, बस और कुछ नहीं। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोग, इंट्रा मतलब अकेला, अकेला, इंट्रा अकेला, इंट्रा अकेला। क्लियर है, बातें समझे? जितने लोग आप लोग लाइव हैं, एक बार आप लोग लाइक तो कर दीजिए, पुनर्बलन भी तो हमें मिल जाएगा आप लोगों से। चलिए, बिल्कुल भूमि मैम जी, आदिवासी जी, घनश्याम जी, दिव्या मैम जी, बिल्कुल दिव्या मैम ने बताया था अघोरी, भगवान जी से बात करना अकेले। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है। चलिए, क्या बात है विजय जी, अभी गुड इवनिंग हो रहा है। अरे भाई गुड मॉर्निंग है। चलिए आरुष जी, समझ में आ गया। तो एक बार आप लोग जल्दी से बताइए कि सारे टॉपिक क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। बुद्धिज्म में इससे ज्यादा सिद्धांत है ही नहीं। आप कोई बुक उठा के पढ़ लीजिए, कोई और चैनल पे जाके आप पढ़ लीजिए, इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बुद्धि के बारे में। तो हमने एक वीडियो में चाहते तो इसको अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करते, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। आप लोगों के अनुसार ही यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया है। सभी में ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला काम यह है कि आप सबका नाम याद रखिएगा। सबका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 आपके सिद्धांत पे क्वेश्चन आ जाएंगे। पूछ लिया मात्रा का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए थांडाई। बुद्धि क ख का सिद्धांत किसने दिया, आपके दिमाग में होना चाहिए हैब। कैरोल का यानी त्रिस्तरीय बुद्धि का मॉडल दिया, कैरोल ने दिया था। कौन कौन था, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण था। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर हो गए, इनको याद रखिएगा। सबसे प्राचीन बुद्धि क्या थी, सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बी ने। तो यहाँ पे देखिए आज हमने बुद्धि को कंप्लीट किया है। क्या क्या बुद्धि। अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो बुद्धि परीक्षण। आपने बहुत क्वेश्चन देखा होगा, वेस्लर का अलग अलग, ठीक है, हनबन रोसा का अलग अलग बुद्धि देखा होगा परीक्षण। तो बुद्धि का परीक्षण चलेगा और उसमें बुद्धि मापन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बुद्धि मापन में आपको बेसल वर्ष, टर्मिनल वर्ष, इसके बारे में बताया जाएगा। बुद्धि आईक्यू किसने दिया, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो बुद्धि का अगला हमारा टॉपिक चलेगा बुद्धि मापन और परीक्षण। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए। और ऐसे व्यक्ति जो ऐप डाउनलोड नहीं किए वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, वहां से भी आपको सुविधा मिल जाएगी। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए भाई, और आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए, बिल्कुल प्रतिमा मैम, इंग्लिश की क्लास की जो टाइम है अभी टेलीग्राम पे आपको बता दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी 11 बजे से मैथ की भी क्लास लगेगी। तो कोई भी रूटीन गड़बड़ ना हो तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो जो भी इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग होगी वो आपको टेलीग्राम माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। ट्रिकी है ना भाई, ट्रिकी है, सब में ट्रिकी है याद करने का। बिल्कुल मिलने आएगा भूमि मैम, ठीक है, हम भी मिलेंगे। टेलीग्राम पे आपको इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग बता दी जाएगी।
अच्छा, टेलीग्राम का लिंक, अरे भाई यूट्यूब पे आप जाते हैं तो टाइटल लिखा होता है, उसको साइड में क्लिक करिए। आप हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया है, आप जाइए हर जगह जुड़िए भाई। श्योर सक्सेस जो है वो आपको श्योर में सक्सेस दिलाएगा, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया जी। बिल्कुल शाम को सीडीपी की प्रैक्टिस सेट के बाद ही साइंस की क्लास होती है, ठीक है। सारी क्लास मिलेंगी जी। भागतू जी जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे ना तो आपके आधा घंटा पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप श्योर सक्सेस नाम याद रखिए ना, उस चैनल पे जाइए, आप उस पे वीडियो पे देखेंगे, आपको अपकमिंग सारे शेड्यूल दिए रहेंगे कि कौन सी क्लास कितने बजे चलने वाली है, ठीक है। और बाकी हमने टाइम टेबल आपको बताया है, फिर से टाइम टेबल सुन लीजिएगा। आज का ही बस चेंज हुआ था, सुबह 7 बजे हमारी सीडीपी की क्लास होती है, 8 बजे से हमारी इंग्लिश की क्लास होती है, 11 बजे मैथ की क्लास होती है, 2 बजे से 4 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, 4 से 6 हमारी ईवीएस की क्लास होती है, 6 से 7 सीडीपी का प्रैक्टिस होता है और 7 बजे के बाद आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट चलती है। तो सब कुछ तो आपके लिए किया जा रहा है, सबके लिए आपके किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल हम लोग को बेस्ट देना है, बशर्ते आपको लगना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हैं, वीडियो को पहुंचाइए भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में वीडियो को पहुंचाइए ताकि हर एक व्यक्ति के पास जाए जो डीएड बीएड की जो टेट की तैयारी कर रहा है अच्छे से। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग को बहुत धन्यवाद, और इसको नोट करिएगा ध्यान से, क्योंकि इस पे जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना, फिर आप लोग नहीं बताएंगे तो वहां पे आप लोगों की खबर ली जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोगों को जय श्री श्याम।